हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के CSAT पेपर यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे जीएस प्रीलिम्स का पार्ट 2 भी कहा जाता है, जीएस 2 भी कहा जाता है और पेपर 2 भी कहते हैं इसको। ये 200 मार्क्स का होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि सिर्फ 33% मार्क्स ही लाने होते हैं, जो कि आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और ये इक्वल है 66 मार्क के, यानी कि अगर आपने 27 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के कर लिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक जो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन और मैथ और रीजनिंग, ये मेजर है, जहाँ से आपको लगभग 30 से 27 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम से मैक्सिमम। मैथ्स में भी ऐसा ही है कि ऑलमोस्ट एवरेज में बता रही हूँ 30 से मतलब 25 से 30 क्वेश्चन तक आते हैं। और रीजनिंग का भी लगभग सेम ही हाल है कि 20 से एवब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो बात यह है कि हमें इसको जो सॉल्व करना है CSAT, उसमें यह है कि आपको सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो। तो आपको कोई एक पार्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा और जो अदर पार्ट हैं उनमें एवरेज करके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, इतना लेवल करके चलना होगा। और आपका जो भी पार्ट है इन तीनों सब्जेक्ट का, उनमें से एक को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करके चलना होगा। तो खैर, हम इस इनिशिएटिव में कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के चल रहे हैं और इस कड़ी में हमने 2020 तक के पेपर को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और 2021 का भी फर्स्ट पार्ट आ चुका है और ये है सेकंड पार्ट। और इसको काफ़ी ज़्यादा हमने बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट की पूरी। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 21 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और अभी हम स्टार्ट करेंगे पैसेज नंबर 2 से। ओके, तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3 मेजर इंस्ट्रक्शंस बता दे रही हूँ। फर्स्ट रूल है कि आपको पैसेज का जो आंसर निकालना है वो आपका पैसेज के आधार पे होगा। ये पहला है जो यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, उसका उत्तर निकालना है, वो केवल और केवल पैसेज के आधार पे ही होगा। ठीक है। सेकंड है कि हम पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें हर एक वर्ड का क्या अपना मीनिंग निकलता है, जो कि हमको ऑप्शन को चूज़ करने और एलिमिनेट करने में मदद करेगा। ठीक। थर्ड है कि जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे उसमें कोई कीवर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, जैसे ओनली और भी अलग अलग एक्सट्रीम वर्ड्स। ठीक, जिसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी बाद में जब पेपर सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा। तो इन कीवर्ड्स के आधार पे हम कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, तो हम बाय ऑप्शंस कैसे जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं जिनके आधार पे हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है संदेश कि इस पैसेज का सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या होगा। तो ये जो मैसेज है, मैसेज के यहाँ पे अर्थ है कि आपका ऑप्शन में कभी भी जब भी आपको मैसेज पूछता है, ठीक है, उसमें आपका कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपको मैसेज पूछता है, संदेश पूछता है, वो नेगेटिव आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। निर्णायक और सर्वाधिक तो उसी में है कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी है कि क्रिटिकल जहाँ दे दिया है भाई, मतलब सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस जो हैं वो बहुत क्लोज लिखे होंगे। मैसेज है कि नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ओके, बेस्ट हमको आंसर चूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या कहता है पैसेज। कहता है हमारा कि ऐसी रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि बाज़ार में बेची जाने वाली कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक्स, ठीक है,
वृद्धि कारक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कुक्कुटी यानी पोल्ट्री यानी जो जहाँ पे मुर्गियाँ पलती हैं और अन्य पशुधन को खिलाई जा रही हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ बढ़ सके, ठीक है, इसके लिए उनको एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं, ठीक है। इन औषधियों के अति प्रयोग से, यानी अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे सुपर बग्स और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है जिसका इफेक्ट जो है मनुष्यों पे हो सकता है, उनमें प्रवेश कर सकता है। इससे सचेत होकर के कुछ कुक्कुटी पालन यानी कि जो पोल्ट्री फार्म वाले कंपनी हैं, उन्होंने पोल्ट्री का तेज़ी से वज़न यानी कि जो मुर्गियाँ हैं, ठीक है, उनका तेज़ी से वज़न बढ़ाने के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया है वो बंद कर दिया है। ओके, तो सचेत होकर के कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। 1990 के दशक से जब डेनमार्क ने जो ग्रोथ प्रमोटर एंटीबायोटिक हैं इनका प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी, प्रमुख शुकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में शुकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो ग्रोथ प्रमोटर है जिसकी वजह से मुर्गियों की संख्या बढ़ रही है, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उनके अंदर जो है ना रोगाणु उत्पन्न होने वाली जो क्षमता है सुपर बग्स के उत्पन्न होने का कारण बन रहा है, जिससे इंसानों को भी खतरा है, ठीक है, यानी कि फिर उनसे रिलेटेड अगर कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो उस पर वो फिर दवाई काम नहीं करेगी आगे, तो इस वजह से। और डेनमार्क ने इसको बंद किया है। बंद करने के बाद भी उन्होंने बताया है कि इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है, इनका निर्यात किया जा पा रहा है और ये अच्छी संख्या में पैदा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। क्या ये आपका संदेश होगा? बी है कि पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अब ये इस बारे में तो कहा ही नहीं गया है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। सी कहता है कि पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब प्रतिबंध होना चाहिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये सही है, पर हमको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, इसलिए हम डी पढ़ते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए किया जाना चाहिए। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, सर्वाधिक निर्णायक संदेश है। कैसे? आपको इसमें सी और डी में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है, कि सी वाला करेक्ट है बट डी वाला करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि सी में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, तो अरे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? रोगों को ठीक करने के लिए, ठीक है, बीमारियों को ठीक करने के लिए, जिस पे प्रतिबंध नहीं आप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि इनका जो प्रतिबंध इनके ग्रोथ या नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, जो इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है उनके आधार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता। पर यहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को प्रतिबंध करने के लिए कहा है, तो इस आधार पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। नहीं, ये हमारा गलत हुआ। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। सी हमारा कैंसिल क्यों हुआ था? यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंडेड। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है उसका अगर गलत इस्तेमाल को बैन किया जाता, ऐसा लिखा होता, तो हम इस्तेमाल कर सकते थे इसको, मतलब सॉरी चूज़ कर सकते थे सी को, बट डी हमने चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पैसेज नंबर 3 और इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व धारणा क्या है, ठीक है। पूर्व धारणा की मतलब हो गया कि अज्यूम करना है, एजम्पशन क्या हो सकता है, ठीक है, इमेजिन करना है कि इमेजिनेशन क्या हो सकती है। इसमें आधार पे जो भी ऑप्शन जो भी पैसेज में लिखा हुआ है आपको टूल्स दिए हैं उसके आधार पे इमेजिन करना है आपको कि क्या हो सकता है और ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना है। हिंदी में यही है कि कल्पना करनी है। ये मैं आपको सॉल्व जो पेपर है जहाँ मैं ये सारी चीज़ें लिख रही हूँ आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो आप इसको आसानी से देख सकते हो।
तो आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। नीति निर्माताओं और जनसंचार माध्यमों यानी मीडिया ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है। ओके, तो जो नीति निर्माता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और ठीक है मीडिया है, उन्होंने खाद्य सामानों को कीमतों में उछाल बताया है। ठीक है, इसमें ईंधन की उच्च कीमत, खाद्य पदार्थ या उत्पादक देशों में खराब मौसम और खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग शामिल है। ओके, खराब मौसम भी शामिल है और भूमि का उपयोग भी शामिल है इसका कारणों में। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाले उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। ओके, तो खाद्य पदार्थों के लिए अधिक बल दिया गया है उनकी वृद्धि में। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, ओके, अर्थव्यवस्था में तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ रही है, तो उनके लिए आप प्रोडक्शन भी उतनी तादाद में कर रहे हो, तो उस आधार पे और महंगाई भी बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अत्यधिक खपत जो है इन देशों में खाद्य संकट उत्पन्न कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इसका कि खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, फर्स्ट कैंसिल हो गया। दूसरा है कि यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्था में होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था में होगा, खाद्य संकट है। ठीक है, तो हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको सही लग रहा होगा कि नहीं, ये तो बात सही कह रहा है। पैसेज के यहाँ लास्ट में भी लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा संकट आएंगे। पर इन्होंने ना ये डायरेक्टली लिख दिया है, ये एक्सट्रीमली लिखा हुआ है कि मतलब अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ही प्रभावित होगी। ठीक है, अगर लिखते हैं इनिशियली स्टेज में या शुरुआत में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है वही प्रभावित होगी, क्योंकि ये खाद्य संकट जो है वो आपको अर्थव्यवस्था पे रिलाय करने से ज़्यादा खाद्य को उत्पन्न करना, ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ खेती करते हैं, उभरती हुई जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर होते हैं, खेती में इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ लिखी होती कि इनिशियली स्टेज में डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रभावित होंगी, तो ये चीज़ें सही होती। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ भी सेम है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ are one of the reason for high food prices? No. If there is a food crisis in the world in the near future, it will be in the emerging economy. तो ये भी गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ओके, तो ये हमारा पैसेज नंबर 4 और इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो इसमें भी पूर्व धारणा के क्वेश्चन, यानी कि कल्पना कीजिए, आप उल्टे सीधे मत कर लीजिएगा। तो इसमें वैलिड जो कल्पना है वो क्या हो सकती है, पूर्व धारणा क्या हो सकता है, वैलिड एजम्पशन क्या हो सकता है आपका, इमेजिन क्या कर सकते हो आप, और इसमें सबसे ज़्यादा वैलिड इमेजिनेशन करना है आपको, देखते हैं कितनी ज़्यादा आप कल्पनाशील हो। तो चलिए आपको देते हैं टॉपिक इस पैसेज का जिसके आधार पर हमको कल्पना करनी है। पैसेज कहता है हमारा कि आधुनिक विकास अर्थव्यवस्था का मुख्य संदेश आय में वृद्धि को महत्व देना होता है, जिसका आशय है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि। ओके, सिद्धांत बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सृजन करती है। ठीक है, जब किसी ऐसे देश की आय में वृद्धि होती है जिसकी जीडीपी का स्तर कभी नीचे था, ठीक है, तब परिवार, समुदाय और सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग रखने में उत्तरोत्तर समर्थक होती है। यानी कि जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे रोज़गार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आय में वृद्धि होती है। या तो फिर क्या होता है कि जो उस समुदाय के लोग हैं, परिवार हैं, गवर्नमेंट है, वो अच्छे वस्तुओं के उत्पादन के लिए, ठीक है, आपका कुछ निधि बचा करके रखती है। ठीक, बजट करती है, कहने का मतलब ये है। आज विकास शब्दावली
यानी कि डेवलपमेंट लेक्सिकॉन में जीडीपी ऐसी महत्वपूर्ण स्थान पर आ गई है कि यदि कोई आर्थिक विधि का उल्लेख करता है तो हम जान जाते हैं कि उसका आशय कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पैसेज जीडीपी पे आधारित है कि उसकी वृद्धि होने से क्या संकेत मिल रहे हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। तो चलिए इस आधार पे देखते हैं कि क्या है पूर्वधारणा हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश बनाने के लिए अनिवार्य है। ओके, यहाँ पे आया आपका वर्ड एक्सट्रीम, अनिवार्य, एसेंशियल। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्सट्रीम वर्ड आएगा सामने आपके, तो वो तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही खारिज हो जाता है, कैंसिल। तो ये हो गया कैंसिल। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का एक समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। सभी परिवारों में, यहाँ पे ये जो सभी है, ठीक है, ऑल, ये हो जाता है एक एक्सट्रीम वर्ड। ओके, तो इस आधार पर हम इसको करेंगे कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा डी हो गया ऑप्शन। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो राइजिंग जीडीपी इज़ एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, ये कैंसिल क्योंकि एसेंशियल इज़ द एक्सट्रीम वर्ड। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि राइजिंग जीडीपी गारंटीड, ठीक है, सो गारंटीज अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी टू ऑल हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे एक ऑल, ठीक है, और यहाँ पे एक गारंटीज़, यानी कि गारंटीज, यानी ये बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड होता है कि ये तो बिल्कुल ही होगा, निश्चित तौर पे ही होगा। ठीक है, तो ये भी जो वर्ड्स हैं ये सब हैं आपको एक्सट्रीम वर्ड। ओके, यहाँ पे भी आपको सुनिश्चित, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। ओके, तो जहाँ पे भी ये दिखेगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा सीधा खारिज हो जाएगा। आधार पे हमारा ऑप्शन होता है डी। तो चलिए हम नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। हाँ, मुझे समझ आ रहा होगा कि आप लोगों को 2021 का जो पेपर है ना वो काफ़ी अटपटा है, बिल्कुल तेज़ जैसा लग रहा है इसमें फ़ील। खैर हम आगे पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या कहता है पैसेज, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कहता है अगेन पूर्वधारणा ऑफ, आई हेट पूर्वधारणा। खैर, सर्वाधिक तर्कसंगत कौन सा है पूर्वधारणा, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। खैर, तो यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन, अगेन एजम्पशन। तो इमेजिन कर लो, आप खूब कल्पनाशील हो जाओ, सपने देखा करो बहुत इसे कल्पना करने में हेल्प मिलेगी। खैर चलिए देखते हैं हम कि पैसेज क्या कहता है। तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो, किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो, और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत है। वाह क्या बात है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको धर्म के बारे में बात की गई है, और जिसके आधार पे ये बताया गया है कि अगर हम अपने धर्म के बारे में खुद विचार करते हैं, खुद बात करते हैं, तो हमें वो कुछ भी गलत नज़र नहीं आता, उसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती है। लेकिन दो लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके जब एक दूसरे के धर्म के बारे में आकलन करते हैं, तब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है जो गलत ना हो। ठीक है, तो हम अपने अपनी जगह पे सही होते हैं, दूसरे के इस पे हमारा जो नज़रिया होता है वो गलत हो जाता है धर्म के आधार पर। तो इस आधार पर यहाँ पे कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है या तो सही है या तो संपूर्ण विश्व गलत है। यही चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी लिखी होगी। ओके, देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज़ राइट और ऑल द वर्ल्ड इज़ रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी, ठीक है, ये जो है आपका एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस हिसाब से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। प्रत्येक व्यक्ति, ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है।
तो ये इस हिसाब से गलत हो जाएगा। सी कहता है कि धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, होती है, पर हमको सर्वाधिक बेस्ट चुनना है। तो डी कहता है कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। गलत। लोग दूसरे के धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते, अपने वाले तो समझते ही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही लिखा हुआ है कि नो मैन कैन लिव विदाउट अधेरिंग टू सम रिलीजियंस डिनोमिनेशन। तो इसमें जो नो मैन है, ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ सॉरी नो मैन नहीं, नो मैन कैन, ये तो मैन तो बीच में आ गया, नो मैन कैन, ठीक है। तो इस आधार पे ये गलत हो गया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन्स डिनोमिनेशन। तो एवरी वन जो है यहाँ पे आपका, ये हो गया एक्सट्रीम वर्ड। सबको करना चाहिए क्या? नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। तो ये हमारा तो सी तो सही था ही। डी हमारा है कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजन डिनोमिनेशन। तो ये हमारा तो पहले ही गलत है, ये ओन है ही नहीं, ये अदर्स हो जाएगा, तब आपका ये सही होगा। ये इस हिसाब से गलत हो गया और सी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ओके निष्कर्ष निकालना है इसमें, वो विवेकपूर्ण होना चाहिए, यानी कि ये चारों स्टेटमेंट क्लोज हैं। उसके बाद तर्कसंगत लॉजिकल होना चाहिए और सर्वाधिक लॉजिकल होना चाहिए, यानी मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि यानी लॉ की अवहेलना अथवा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं बढ़ा जा सकता जितना कि उस जो डोमिनियन है की बुरी स्थिति पर। यानी कि ये सब जो है युद्ध, राजद्रोह, ये सारे जो कारण है इसका, आप जनता पे नहीं मच सकते हो, ठीक है, प्रजा के ऊपर नहीं डाल सकते हो। इसकी जिम्मेदार जो है वहाँ की बुरी स्थितियाँ हैं, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते, ठीक, जन्मजात रूप से नहीं होते, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल के एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से ना तो प्रयास किया है और ना ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है, और इसीलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा है। यहाँ पे इस पूरे पैसेज में लगभग जो बात की जा रही है कि वो जो बुरी नीतियाँ कह रही हूँ, सॉरी, यानी कि जो अगर कहीं पे भी युद्ध हो रहा है, ठीक है, राजद्रोह हो रहा है या क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का जो जिम्मेदार है परिस्थितियाँ हैं, ना कि वो एक नागरिक या प्रजा, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने या आपके राज्य ने, राष्ट्र ने उस व्यक्ति या अपने आसपास के माहौल को बेहतर करने के लिए कोई अच्छी नीतियाँ नहीं घड़ी हैं, ठीक है। ये कारण है उसके पीछे का, जिसके आधार पर आगे चल के राजद्रोह, युद्ध, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही है कि जब कोई बच्चा, ठीक है, कोई गलती करता है या बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करता है, तो हम उस बच्चे को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं उसके माँ बाप के ऊपर लांछन लगाते हैं कि इनको परवरिश ही अच्छी नहीं मिली है, इनके परिवार में ही ऐसा होता होगा, इनकी फैमिली ऐसी है या इनके माता पिता ऐसे हैं। तो ये बिल्कुल उस तरीके की बात कही जा रही है यहाँ पे। देखते हैं पैसेज का ये क्रक्स 2-3 लाइन में कौन बेहतर डिफाइन कर पाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है हमारा कि प्रत्येक अभिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं। छोड़ो, प्रत्येक लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ये गलत है, ओके। दूसरा है कि किसी अभिराज्य में सभी समस्याओं के लिए जो है वो संप्रभु उत्तरदायी होता है, ना कि जनता। ये आपको लग रहा होगा सही, लेकिन यहाँ लिखा है सभी। क्या सभी समस्याओं के लिए है? यहाँ पे राजद्रोह और ये सारी बातें ही लिखी हुई हैं, सभी आ गया, एक एक्सट्रीम वर्ड, कैंसिल। सी ऑप्शन कहता है कि वो राज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और इसके पास सुनागरिक यानी गुड सिटीजनशिप के लिए विधि लॉ है। विधि लॉ है, तो ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट हमको चूज़ करना है बेस्ट ऑप्शन। वो है
नेक्स्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो नेक्स्ट है कि लोगों द्वारा अच्छे अभिराज्य स्थापित कर पाना असंभव है। असंभव है, असंभव भी है एक एक्सट्रीम वर्ड जो होता है कैंसिल, और सी होता है हमारा ऑप्शन सही। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी कहता है कि सेडिशंस वॉज एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। एवरी यहाँ पे हो गया एक्सट्रीम वर्ड कैंसिल। इट इज़ नॉट द पीपल बट द sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. All the problems, all is the problem. मतलब I mean extreme word. Next है that dominion is the best which pursues the aim of unity and has laws for good citizenship. तो ये हो गया सी हमारा करेक्ट। और it is impossible for men to establish a good dominion. Impossible अगेन एक एक्सट्रीम वर्ड है। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसिल हमारा। तो सी हमारा हो गया ऑप्शन। ये है हमारा ऑप्शन नंबर पैसेज नंबर 3। इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है ऑप्शन पैसेज। खैर, यहाँ पूछा जा रहा है पूर्वधारणा यानी कि कल्पना कीजिए जो भी पैसेज के आधार पर दिया गया है, और यहाँ भी आप एज्यूम कीजिए। तो चलिए एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं क्या हो सकता है, और वैलिड इमेजिनेशन क्या हो सकते हैं इसमें। तो पैसेज को जल्दी से पढ़ते हैं। असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है, ठीक है, कि सभी नागरिक समान हैं। ओके, समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है। ओके, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। नैतिकता की दृष्टि से है ये स्वतः निर्धारित सिद्धांत। इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, सजातीयता, निःशक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग कहाँ चली गई मैं, यहाँ पे है, मानवीय स्थितियाँ कि ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं हैं। ओके, यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, ना केवल इस कारण से कि इनमें से कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती है। तो मतलब सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। किसी एक के पास विशेषता है तो उससे असाधारण छूट नहीं देना चाहिए। जैसे इनमें से कुछ एक व्यक्ति कुशल क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली संगीतकार हैं अथवा विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं, अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गए हैं। तो इनका ये आधार है कि एक समान स्तर पर, मनुष्य के स्तर पर, ठीक है, सभी को समान नागरिक समझा जाना चाहिए, ना कि कुछ एक स्पेशल को असाधारण विशेषताओं के प्रतिभा के हिसाब से उनको उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे है कि इसका आधार जो है सभी मनुष्य हैं, उसके आधार पे सबको समान तरीके से देखना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है हमारा कि समानता लोगों के लिए समाज के बहुविधि व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्व इच्छा है। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है सॉरी, मतलब कभी कभी ऐसे ही कन्फ्यूज़न होता है, जो कि मेन एग्ज़ाम में भी होगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और ऑप्शन वाले हैं तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दो के हिसाब से ए और बी ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिससे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे सभी वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड है जिसके आधार पर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे है 3 और 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। तो भी सी में आपको ऑल दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस आधार पे हमने इसको गलत कर दिया था। और बी में हमारा ऑप्शन था कि इनइक्वालिटी इज़
फंडामेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा गलत हो गया था, तो 2 और 3 हमारे गलत हैं। ये गलत, ए भी गलत और डी भी गलत, तो हमारा सी हो गया ऑप्शन सही। मैं इसके जो इंग्लिश के हैं वो पैसेज में हाईलाइट इसलिए नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें ना क्रक्स के हिसाब से पूछा जा रहा है, मीनिंग के हिसाब से पूछा जा रहा है, कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होती है अजम्पशन में, तो आप वो हिंदी वाले से भी समझ जा रहे होगे। तो कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन यहाँ पे डालने का, हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इस आधार पे मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ज़रूर हाईलाइट करेंगे। ये है पैसेज नंबर 4 और क्वेश्चन बोलता है कि मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि ये पैसेज का क्रक्स पूछ रहा है कि क्रक्स क्या है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को, उसके बाद ध्यान देते हैं कि क्या है। यही बात यहाँ इंग्लिश में क्या लिखी हुई है, देखें, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। ये प्लूटो जो कि एक दार्शनिक है, उनके कुछ लाइंस लिखे होंगे, तो ये कुछ सीखने को मिलने वाला है। पैसेज कहता है कि अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनिष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। ओके, तो सीमित सत्ता विनिष्ट कर लेते हैं। अल्पतंत्रीय शासन तत्कालिक धन प्राप्ति के लिए सावधानीपूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनिष्ट कर लेती है, यानी कि जो अल्पकालिक शासन होती है वो जल्दी जल्दी पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। ये आप सत्ता में भी देखते होगे, या कहीं पे भी है कि अगर आपको कहीं किसी चीज़ को ना कम टाइम दिया गया तो आप उसको पूरी तरीके से सोचते हो कि निचोड़ लिया जाए, जितना इकट्ठा हो सकता है कर लिया जाए, इस तरीके की धारणा आती है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनिष्ट करता है। ओके, इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में ये एक सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते कि वे उत्तम शासकों और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सकें। लोगों में समझ नहीं होती और वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाकारी शासन होता है। ओके, स्वेच्छाकारी यानी कि ऑटोक्रेसी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे है कि अगर सही से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, तो ऐसे लोगों की ही बातों को दोहराते रहते हैं, ठीक है, जो उनका शासक कहता है। तो इस आधार पर काफ़ी क्या कहते हैं, निरंकुश लोकतंत्र, निरंकुश शासन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे पैसेज क्या कहता है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो कहता है कि मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करता है। तो ऐसा है क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन किसी भी रूप का अपकर्षण हो जाता है। तो ये भी पैसेज में लिखा ही हुआ है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी कहता है कि सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। आपको सुनने में अच्छा हो रहा होगा कि सबको शिक्षित करो, उसी आधार पर होगा, नहीं, यहाँ पे लिखा है सभी। तो ये एक्सट्रीम वर्ड है कि सभी नागरिक, ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाता है। डी है कि शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर्निहित होती है। फिर सभी एक्सट्रीम वर्ड और ये कैंसिल। इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या ए बेस्ट ऑप्शन है कि मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करता है, या अपने मूलभूत सिद्धांतों के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्षण हो जाता है, यानी घटता जाता है? तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, ए बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो कहता है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही था। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटरोइट बाय एक्सेस ऑफ द इट्स बेसिक प्रिंसिपल, तो ये हमारा सही है। सी है कि एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सूटेबल डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, तो यहाँ ऑल है, ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।
डी जो है, हैविंग अ गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी इविल बिकॉज ट्रेनिंग इज़ इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नेसेसरी ये हमारा जो है, और इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाता है। हमारा हिंदी में अपरिहार्य है, ठीक है, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज 1। और मैं आपको बता दूं कि 2021 का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, बहुत वाओ, बिल्कुल 2023 की याद दिलाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक पैसेज पढ़ना पड़ रहा है। तो इस आधार पे आपको हर सब्जेक्ट को लगभग टच करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी और बहुत बोरिंग प्रोसेस है। ये देखो, अगर आप एक पैसेज पढ़ के 2-3 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन ये 2021 के साथ ही हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 2021 का पेपर मुझे पढ़ने के बाद और बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का पेपर आया हुआ है। एक पेपर के लिए क्वेश्चंस और आपको इतना बड़ा सा पैसेज पढ़ना है, देन आपको एक ही क्वेश्चन एक ही मार्क मिलेंगे, ठीक, और वो भी क्वेश्चन ना इस तरीके से घुमाओ घुमाओ करके पूछ रहे हैं कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो खैर देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पे। तो इस सवाल का ऑप्शन, सवाल ही क्या कहता है पहले तो ये देख लेते हैं ना। तो सवाल कहता है कि मूल विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो मूल विचार क्या है, ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट क्या है, क्रक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं। यही बात यहाँ पे है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। तो मेन पॉइंट क्या है इसका, क्या मेन आइडिया है वो देखते हैं। तो एक नैसर्गिक राज्य में, नैसर्गिक यानी कि नेचुरल स्टेट में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता जिससे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जा सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य में रहता है, यानी अच्छा और बुरा नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक यानी नेचुरल स्टेट में रहता है, ठीक है, वो केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है, ओके, और अपनी पसंद के अनुसार तथा जहाँ तक तक कि उसके अपने लाभ का संबंध है, अच्छे या बुरे का निर्णय करता है और स्वयं को किसी भी विधि या लॉ के अंतर्गत अपने सिवा अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता। ओके, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि स्वयं को किसी भी विधि या लॉ के अंतर्गत अपने सिवा किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता, यानी लॉ के अधीन मानता है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं मानता। और इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती, केवल सिविल राज्य में ही ऐसा संभव है। ये पैसेज में लिखा हुआ है कि केवल सिविल राज्य में ही ऐसा संभव है, नैसर्गिक या नेचुरल स्टेट में नहीं है, जहाँ सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे का निर्णय किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राज्य के प्रति उत्तरदायी मानता है। समान सहमति से अच्छा बुरा तय होता है और उत्तरदायी जो होता है उसका राज्य के प्रति होता है, न किसी व्यक्ति के प्रति। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि क्या सही है या गलत, ये अवधारणाएं राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में आती हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बट आगे हमको देखना है कि सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है। तो बी ऑप्शन कहता है कि क्या सही है या गलत, इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता है, कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत है, हम सिर्फ एक नेचुरल स्टेट के अंदर में है, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं है, और यहाँ कोई भी आया है, ठीक है, तो ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है जिसके आधार पे ये कैंसिल हो जाएगा। सी है कि नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनैतिक और स्वार्थी होता है। ऐसा नहीं है, वो अपने लाभ तक जाता है, ठीक है, अनैतिक नहीं होता। डी है कि क्या सही है या गलत, ये विचार मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे सही और गलत के आधार पर सिर्फ राज्य के अंतर्गत निर्धारण हो सकता है, ठीक, बस यही बात है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द conceptions of what is right or wrong exist due to the formation of a state। तो ये तो हमारा पहले ही से सही था, ठीक है। सेकेंड है कि अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइडेड एज द व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, नो मैन वुड बी मोरली राइट।
तो यहाँ पे जो वुड बी है ये एक्सट्रीम वर्ड है और ये बात कहीं भी नहीं गई है कि कोई अथॉरिटी नहीं, हम स्टेट के अंदर में रहेंगे। पहला जब सही है तो ये ऑलरेडी गलत है। सी मैन इज़ इनहेरेंट inherently immoral and selfish in a natural state। सेल्फिश होता है, स्वार्थ तक के लिए होता है, बट ये नहीं होता, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। द आइडिया ऑफ वॉट इज़ राइट और रॉन्ग इज़ नेसेसरली फॉर द सर्वाइवल फॉर ह्यूमन स्पीसीज। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये है हमारा पैसेज नंबर 2, ठीक है। और जिसका ऑप्शन कहता है कि विवेकपूर्ण, युक्ति युक्त एवं व्यवहारिक निहितार्थों को बेहतर दर्शाता है। तो इसमें जो छिपे निहित अर्थ हैं, ठीक है, वो क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, उसको विवेकपूर्ण आपको बताना है, युक्ति युक्त बताना है, व्यवहारिक बताना है, तो ऑप्शंस देखने हैं। यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल, यानी कि क्लोज स्टेटमेंट। प्लाउसिबल, ये क्या होता है, तो पल्सिबल का मतलब होता है यहाँ पे आपका बिलीवेबल, ठीक है। तो चलिए, हमको तो निकालना है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। आसन भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियाँ, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एआई है, एवं रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक एवं औषधीय उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों एवं चालक रहित कारों यानी चालक रहित कार्यों यानी कि ऑटोमेटिक कार्स जो होते हैं को बढ़ता कमोडिफिकेशन, उनका जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे विकट समस्याएं उत्पन्न होंगी। ओके, तो मेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको समस्याएं उत्पन्न करेंगी, ठीक है। इस नैतिक प्रश्न पर प्रायः विचार किया गया है कि चालक रहित कार नियम न केवल मानने वाले चेक ओवर यानी पदातिक को टक्कर मारने एवं अचानक एक और मोड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के बीच में निर्णय कैसे लेगी। इसका उत्तर दोनों है, सरल मानव जीवन को बचाना और जटिल भी। तो यानी कि ऑटोमेटिक कार्स जो करती हैं कि वो अचानक से किसी को टक्कर मार सकती हैं या मारने से बचा सकती हैं, ठीक है। कार को साइड कर सकती हैं, ऐसी जगह पे पार्किंग कर सकती हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा पार्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनका दोनों ही उत्तर है। तो एक मानव जीवन को बचाना और जटिल भी बनाता है। कितने कोण पर कार को मोड़ना चाहिए, क्या केवल उस नियम को ना मानने वाले पादितिक को बचाने भर या उससे अधिक। यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी, यानी अगर 2 लोग वहाँ होंगे, तो निर्णय कौन करेगा। उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी या कैलिफोर्निया में मौजूदा कार का मूल कूट लेखक करेगा, या फिर हैदराबाद में मौजूदा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा जिसे कार का अनुरक्षण कार्य सौंपा गया है। यानी कि मेनली यहाँ ये बताया गया है कि अगर कार के द्वारा जो कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मोड़ने में, अचानक किसी से टक्कर होने में क्षतिग्रस्त जो होता है, ठीक है, तो उस आधार पे हम किसको दोषी ठहराएंगे, उस सॉफ्टवेयर कंपनी को, या जहाँ पे गाड़ियाँ बनी है वहाँ, या जो जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो कार, उसे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम यानी कि फाइन प्रिंट होंगे, तो यह ट्रांसैक्शनल निर्णय सहित बीमा एवं निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो कुल मिला के इस पैसेज का कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे समस्याओं के बारे में बात की जा रही है। समस्याओं में बात की जा रही है आपको ऑटोमेटिक कार्स की। ऑटोमेटिक कार्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर ऑटोमेटिक कार के द्वारा कोई भी दुर्घटना होती है, ठीक है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। जहाँ ये जिस गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है, या जिसने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, तो इसके बारे में जो पूरा खाका है
वो नहीं तैयार किया गया, जिसके आधार पे जो बीमा कंपनियां हैं, जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं, वो उनको निर्णय लेने में मुश्किल हो सकती है, उनको प्रभावित करता है ये। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है, ऐसी बात कही गई है क्या? तो नहीं, ये बात नहीं कही गई है। और यहाँ पे किसी भी जो है वो है एक एक्सट्रीम वर्ड, जिसके आधार पर वन जो है वो कैंसिल हो जाता है, और वन कैंसिल होने की वजह से हमारा ये ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है, बी कैंसिल हो जाता है और डी भी कैंसिल हो जाता है। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात है कि टू मच ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। तो टू मच ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, और इस आधार पे हमारा ए कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल और सी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ना आपका जो सी आंसर है वहाँ पे 2, 3 और 5 सही है, यानी कि 4 गलत है। तो 4 किस आधार पे गलत है मैं ये देख लेती हूँ यहाँ पे, ताकि हम आसानी से समझ पाएँ कि क्या गलती के हिसाब से इसे कैंसिल किया गया है, एलिमिनेशन मेथड सीख पाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 4 में कि प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो प्रत्येक देश, यहाँ पे प्रत्येक जो है वो है एक एक्सट्रीम वर्ड, जिसके आधार पे इसे कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो 4 अगर कैंसिल हो जाता है तो 4 भी यहाँ पे है, बी में भी है और डी में भी है। ये मैं एलिमिनेशन के आधार पे बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी पूरा पैसेज और पूरी चीज़ें पढ़ना बोरिंग हो सकता है और टाइम भी नहीं हो सकता। तो 4 यहाँ पे है कि पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री इट्स ओन सप्लाई चेन। तो एवरी कंट्री, एवरी, इट्स अ एक्सट्रीम वर्ड। तो इसके आधार पे जो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1 के आधार पे कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे 4 के आधार पे कैंसिल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इस आधार पे भी सही है। तो इस हिसाब से हमने आज का पैसेज सॉल्व कर लिया है सारा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए, और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।